तो कोई आदमी आंखों में पट्टी बांध के इस रूम में जाता है, एक बैग रेंडमली सेलेक्ट कर लेता है। अब बैग सेलेक्ट करने के बाद उसमें से वो बॉल निकालता है। बॉल जो है वो पर्पल कलर की आती है। ये जो बॉल आई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग 2 से सेलेक्ट करके आई है? यानी रिजल्ट या आउटकम तो पता है, लेकिन वो आउटकम कौन सी प्रोसेस से गुजर के आया है ये निकालना है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, बेस थ्योरम हम और जानेंगे। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़ा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं बेस थ्योरम। तो क्लास 12 के पढ़ाकू कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोस्ट कैलकुलस का, क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक ऐसा स्कोरिंग टॉपिक कवर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जब तुम प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते हो तुम्हें क्या याद आता है? तुम्हें याद आता है एक सस्ता सा छोटू सा चैप्टर। लेकिन बच्चों, क्लास 12 में अप्लाइड प्रोबेबिलिटी है और इसमें मेनली 3 टॉपिक है। पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और तीसरा है बेस थ्योरम। देखो बच्चों, शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होती है यार क्लास 8-9 से, जब तुम्हें पता चला था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 चीजों को डिवाइड करना है। यही पढ़ा था ना तुमने? यही समझ में आया था ना कि 2 चीजों को यार डिवाइड कर दो, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। यही पता चला था तुम्हें। सबसे पहली बात यार, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मैथमेटिकल फॉर्म प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे हम कहते हैं ना 100% चांस है कि मैं वहां जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी में हम उसे कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। क्योंकि फेवरेबल, अगर तुम कहना चाहते हो 50% प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 50% मतलब 50/100 कैंसिल होने के बाद 1/2 आ गया। तो जब भी तुम्हें परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में बदलना है, तुम उसे 100 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा। 40% मतलब 40/100 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5। तो प्रोबेबिलिटी रेशियो होता है किस दोनों चीज़ों का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। बात करते हैं इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं और किस साल कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2023 के पेपर में पूरे 8 मार्क्स जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछ ली गई थी। यानी कि बेस थ्योरम से उस 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, 2024 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सिर्फ एक एमसीक्यू आया था और 25 में भी एक एमसीक्यू ही आया था। सेकेंड टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और थर्ड टॉपिक है बेस थ्योरम। बेसिकली बेस थ्योरम समझाने के लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ना होता है। जरूरी नहीं है कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से कोई क्वेश्चन बने ही, लेकिन उसके बिना बेस थ्योरम समझ नहीं आएगी। ओके, तो 23 में इन दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 24 में यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। 25 में पूरा का पूरा 7 मार्क्स यानी कि केस बेस्ड स्टडी और एक 3 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ से आया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक सरप्राइज भी है आप लोग के लिए, जिसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कुछ बच्चों को। अगर सिलेबस की माने तो हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले एक टॉपिक था मीन, जो असल में सिलेबस से आउट है। बट इतना पसंद है ये सीबीएसई को कि अभी भी जब वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो यहाँ से तो क्वेश्चन देते हैं। तो फिर उन्होंने क्यों इसको डिलीट किया ये समझ नहीं आ रहा है। यानी मीन जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, 24 में भी इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, 25 में भी इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आया था। और ऐसा भी उम्मीद कर लो भाई, जिस तरह से इस साल एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, तो क्या पता हम ये सब पढ़ के जाएं, वो लोग मीन से दे दे जो बुक में ही नहीं है। तो हम इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन आपको मीन जरूर पढ़ाएंगे। तो हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। अगर वो शेर है तो हम भी सवा शेर है, यानी मीन पढ़ के जाना है बच्चों, क्वेश्चन पेपर यहाँ से बन सकता है। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि यार पहला टॉपिक जो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये अप्लाइड प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टोटल अप्लाइड है। तो अप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऐसे समझ आती नहीं है। अप्लाइड प्रोबेबिलिटी समझने के लिए तुम्हें छोटे छोटे से कुछ रूल्स, हमने 10th में क्या पढ़ा था, हमने 11th की प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था, फटाफट से उसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th में जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसकी समरी इस क्वेश्चन में छुपी हुई है। चलो देखते हैं। मान लो कि कोई बैग है, ठीक है, बैग, बॉक्स, कुछ पैकेट, कुछ भी। एक बैग है जिसके अंदर 5 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, 2 येलो बॉल है, 1 ग्रीन बॉल है। बॉल्स की संख्या बदल सकती है, नंबर ऑफ बॉल्स अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। प्रॉब्लम समझो। अब अगर वो बोलें इफ अ बॉल 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, किसी ने इस बॉक्स में से या इस बैग में से 1 बॉल निकाली बिना देखे, देखना नहीं है, देखेंगे तो हम चूज करेंगे कि यार मुझे व्हाइट कलर पसंद है तो हम व्हाइट कलर ले लेंगे, या रेड पसंद है तो रेड।
तो हमको उसकी तरफ देखना नहीं है, उसको कहते हैं एट रैंडम, एकदम से अचानक एक बॉल उस बैग में से निकाल ली जाती है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड होगी? तो तुम क्या करते थे क्लास 10th में? अच्छा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेड बॉल कितने हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल मतलब क्या भाई, कितनी बॉल्स हैं? इतनी बॉल है, 11 बॉल है, 11 बॉल्स हैं। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में 11 डिनोमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि कोई ज्यादा से ज्यादा कितने में से चूज करना है। टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? वी हैव टोटल 11 ऑप्शंस। कोई भी बॉल चुनेगा तो इन 11 ऑप्शंस में ही चुनेगा। तो टोटल आउटकम्स क्या है? 11। तो 11 को डिनोमिनेटर में रखना है। कितने बॉल्स हैं रेड? रेड 3 है, 1 2 3। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/11। ये तुमने 10th में पढ़ा है। अच्छा, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, भाई ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 1 ही तो है, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/11। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल कितने हैं? 5 है, 5/11। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, यही है क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी की समरी। अब यार क्लास 11th में क्या पढ़ा था? क्लास 11th में बेसिकली हमें 2 चीजें पढ़ाई गई थी। एक तो इस प्रॉब्लम से समझ में आएगा, दूसरा क्या था बताते हैं अभी। इसी बैग में से, या हाँ इसी बैग में से अगर एक नहीं 2 बॉल ड्रॉ की जाती है, 2 3 4 मतलब एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा बॉल ड्रॉ करना है, एक से ज्यादा कार्ड ड्रॉ करना है, तो क्लास 11th में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉम्बिनेशन। अगर n में से r ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं तो उसके टोटल तरीके होते हैं NCR। 5 बॉल्स में से 2 बॉल चुनने हैं, 5C2। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ा था। तो अब क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अगर इस बैग में से जिसमें इतने इतने बॉल्स हैं, किसी ने 2 बॉल बिना देखे यानी रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ येलो बॉल्स, दोनों बॉल्स जो है वो येलो आए? तो तुम्हें पहले ये देखना है कि भाई टोटल कितने बॉल्स हैं। टोटल 11 बॉल्स हैं। 11 बॉलों में से 2 बॉल कितने तरीके से चुनी जा सकती हैं, सेलेक्ट की जा सकती हैं? तो 11 बॉलों में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल वेज होंगे 11C2। कितनी है? 11 है, तो n होगा 11। कितनी चुनना है, कितने सेलेक्ट करने हैं? 2, तो 11C2। ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई। तो डिनोमिनेटर में 11C2 लेंगे। अच्छा, अब इसने कहा है कि बोथ येलो बॉल्स, बॉल दोनों कैसे होने चाहिए? येलो। तो येलो बॉल कितने हैं? 2। नहीं, अगर दोनों बॉल इन येलो वाले से ही चूज कर लें तो येलो बॉल दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। तो 2 येलो बॉल में से 2 बॉल चुनने के टोटल वेज क्या होंगे? 2C2। येलो बॉल 2 हैं, उसी में से सिलेक्ट कर रहे हो, 2C2 अपन टोटल 11C2। समझ नहीं आया तो अगला एग्जांपल देखो। ये कह रहे हैं कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग। अब इस बैग में से 2 बॉल चुनी जाती हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 ग्रीन एंड 1 वाइट, एक बॉल ग्रीन हो और एक बॉल वाइट हो? तो पहले ये देखो कि यार ग्रीन बॉल है कितनी? ग्रीन बॉल है एक ग्रीन में से एक चुन लेना है, 1C1 × अब वाइट चाहिए। वाइट कितनी है? 5 है। वाइट 5 में से एक चुनना है 5C1 तरीके से। तो एक ग्रीन एंड एक वाइट चुनने के तरीके 1C1 × 5C1 अपॉन टोटल कितनी है? 11C2। ये हो गया एक ग्रीन एक वाइट चुनने के लिए। लास्ट ये तुम करोगे, ये तुमको करना है। 2 रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितने हैं? 3 हैं। 3 रेड बॉल्स में से 2 रेड बॉल कितने तरीके से चुन सकते हो? 3C2 अपॉन टोटल 11C2। ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ चेंज कर दें। अगर बॉल 2 नहीं 3 चुनी जा रही हैं, तो जहाँ हमने 2C2 ऐसा रखा है तो वहाँ 3 रहेगा। जैसे मान लो हम क्वेश्चन बदल देते हैं। इस बैग में से 3 बॉल चुनी जा रही हैं, 3 बॉल चुनी गई है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों वाइट होंगी? तो वाइट बॉल कितनी है? 5C3 अपॉन टोटल 11C3। आई होप समझ पा रहे हो। तो 10th और 11th में हमने ये पढ़ा था। अब तुम पूछोगे यार अब क्या बचा है, अब क्या पढ़ना है? तो अब क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। अब क्लास 12 में पढ़ना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। तो प्रॉब्लम्स कुछ किस इस टाइप के होंगे कि मान लो मेरे पास अब एक नहीं 2 बैग हैं। एक अंधेरे कमरे में ये 2 बैग रखे हुए हैं। तो कोई आदमी इस अंधेरे कमरे में जाता है या फिर आंखों में पट्टी बांध के जाता है। तो कोई आदमी आंखों में पट्टी बांध के इस रूम में जाता है, तो पहले वो क्या करेगा? पहले या तो वो पहला बैग चुनेगा या दूसरा बैग चुनेगा। तो वो आदमी क्या करता है कि दोनों में से एक बैग चुनता है।
आंखों में पट्टी इसलिए बांधी है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर मैं आंखें खोल लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा बैग चुनना है। तो सब कुछ रैंडम सिलेक्शन हो रहा है। तो या तो कमरे में अंधेरा है कि उसको नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर वो आंखों में पट्टी बांध के जाता है। तो आदमी आंखों में पट्टी बांध के जाता है और एक बैग रैंडमली सेलेक्ट कर लेता है। अब बैग सेलेक्ट करने के बाद उसमें से वो बॉल निकालता है, बॉल निकालता है, और बॉल जो है वो पर्पल कलर की आती है। यानी कि बॉल सेलेक्ट, अभी तक तुम 10th क्लास में क्या करते थे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो है ब्लू होगी, पर्पल होगी, रेड होगी, येलो होगी, यही निकालते थे ना। लेकिन अब क्लास 12th में तुम्हें ये बता दिया जाएगा कि बैग से जो बॉल निकाली गई है वो पर्पल है। तो अब तुम सोचोगे यार यही पता चल गया, तो अब निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है कि ये जो बॉल आई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग 2 से सेलेक्ट करके आई है। यानी रिजल्ट या आउटकम तो पता है, लेकिन वो आउटकम कौन सी प्रोसेस से गुजर के आया है ये निकालना है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी आंसर पता है और वो बैक प्रोबेबिलिटी या रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और यही है बेस थ्योरम। तो बच्चों, बेस थ्योरम हम और जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे और फटाफट से करेंगे क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले इसका जो पहला टॉपिक है वो ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यार प्रोबेबिलिटी तो हमें आता है। देखो ऐसा होता है कि 2 इवेंट्स होंगी जो एक ही एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल 3 कॉइन को मैंने इकट्ठा टॉस कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, कभी तो ऐसा होगा ना कि तीनों में हेड आ जाए। तो अगर 3 कॉइन को इकट्ठा टॉस किया गया है तो 8 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, HHH, HHT, HTH एंड सो ऑन, 8 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें से एक पॉसिबिलिटी है, एक आउटकम है कि तीनों कॉइन में हेड आ जाए। तो अगर ये जो इवेंट है ये A है, इसी तरह से तीनों कॉइन में टेल आ जाए, ये दूसरी इवेंट है S। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो दोनों इवेंट हैं A और B, ये एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो हम कहेंगे कि ये लोग एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। हमारे पास 2 इवेंट्स होंगी A एंड B जो कि एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होंगी। अगर B इवेंट पहले ही हो चुकी है और B के होने के बाद A इवेंट हो रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि A जो कि बाद में हो रही है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब A और B के फॉर्म में तो हम किताबी भाषा में तो हम समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब डेली लाइफ से इसे रिलेट करते हैं। मान लो तुम्हें एक बहुत अच्छी वाली बाइक चाहिए, मान लो तुम्हें रॉयल इनफील्ड चाहिए। तुमने अपने फादर के सामने बोला कि पापा मुझे रॉयल इनफील्ड चाहिए। तो तुम्हारे फादर ने एक कंडीशन रखी, ठीक है रॉयल इनफील्ड मिल जाएगी, क्लास 12th में अगर तुम्हारे 80% आ जाए, कम से कम 80% आ जाए, तो तुम्हें रॉयल इनफील्ड मिल जाएगी। तो रॉयल इनफील्ड कब मिलेगी? जब पहले तुम्हारे 80% आएंगे, यानी एक कंडीशन होने के बाद, एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें रॉयल इनफील्ड मिलेगी? तो भाई रॉयल इनफील्ड कब मिलेगी? जब उसके पहले वाला हो चुका होगा। बस यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट के हो जाने के बाद दूसरी इवेंट होती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट देखते हैं। इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स ऑफ सेम सैंपल स्पेस, ये 2 इवेंट्स हैं जो कि एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, बोले तो एसोसिएटेड है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, A के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि B इवेंट पहले ही हो चुका है। तो इसे डिनोट करते हैं, इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं PA बाई B से। जो डिनोमिनेटर में है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसको अपन पढ़ते हैं PA बाई B या PA गिवन B, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। इसको अपन पढ़ सकते हैं PA बाई B को अपन क्या पढ़ सकते हैं? PA गिवन B, यानी गिवन वाला पहले हो चुका है। अच्छा, अगर हम इसको लिख दें ऐसे PB बाई A, इसको कैसे पढ़ोगे? PB बाई A, इसका मतलब इस बार A पहले हो चुका है और उसके बाद B के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो PA बाई B क्या होता है? PB बाई A तो क्या होता है? सारे बच्चों को समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? A बाई B लिखा है, सबको समझ आ गया है कि B इवेंट हो चुकी है, उसके बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी। तुमने 80% क्लास 12 मैथमेटिक्स में ले आया है और तुम्हें रॉयल इनफील्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी A बाई B, B के होने के बाद A, क्या प्रोबेबिलिटी है?
तो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जहाँ ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी दोनों में जो कॉमन है उसे ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये चला जाएगा यहाँ और फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा पी ए बाई बी इंटू पी बी, ठीक है ना जी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाई ए की निकालना चाहते हैं, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, मतलब ये समझ आया कि जो गिवन रहता है उससे डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड करना है, इसमें ए से डिवाइड करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले से अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें तो क्या होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये भी है और पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पी ए अपॉन बी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी बी, सॉरी पी ए, ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज पी ए बाई बी इंटू पी बी एंड पी बी बाई ए इंटू पी ए। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अभी हम लोग को ये दोनों कभी भी यूज़ करना हो कि ए बाई बी इंटू पी बी इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू पी ए, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है एग्जाम्पल के साथ। चलिए बच्चों, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब ऐसी इवेंट्स जिससे में ए और बी आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ए के होने से बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं, लाइक तुम्हारा एग्ज़ाम में 95% लाना और सेकंड आज बारिश होना, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? नहीं। अगर ऐसा कुछ है कि वो लोग कब में कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगर किसी दो इवेंट में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। ए अपॉन बी का हम पढ़ते कैसे हैं, ए गिवन बी, मतलब बी पहले हो चुका है उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये लोग इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब बी के पहले हो जाने के बाद ए को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बी होता रहे पहले, लेकिन पी ए बाई बी इज पी ए, ये होगा पी ए बाई बी इज पी ए। तो इसके वजह से हमारा ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूले में पढ़ा है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अच्छा, यहाँ से हमने निकाला था पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला था, दिस इंटू दिस, यानी कि पी ए बाई बी इंटू पी बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हम फॉर्मूले से हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, लेकिन अगर ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए बाई बी क्या हो जाएगा, पी ए बाई बी जो है वो पी ए हो जाएगा, यहाँ पे रख दो पी ए इंटू पी बी। यानी कि बच्चों अगर ये दोनों इवेंट्स, यानी कि ये दोनों इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो इसका रिजल्ट क्या है कि फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। तो इंटरसेक्शन आप ऐसे निकालोगे, कब, जब इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है नॉर्मल केसेस में इंटरसेक्शन के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो चलिए फटाफट से कुछ सेकंड में रिवाइज करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे फॉर्मूले जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे एक नंबर पे आता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ध्यान से सुनिएगा, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब एक के होने से दूसरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता या फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी इवेंट्स होती हैं इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए हो जाए तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी हो जाए तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसकी कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सबसे पहले तो ये याद रखना है। दूसरा,
अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से कम एक इवेंट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और एटलीस्ट वन ऑफ देम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यानी कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उस समय पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इसका प्रूफ भी अक्सर आ जाता है, इसका जो प्रूफ है मैथमेटिकल प्रूफ, इसको प्रूफ भी करना आ सकता है, वो हम अभी बताएंगे आपको। 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सेकेंड फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ए और बी दो इवेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, रिलेटेड टू सेम सैंपल स्पेस। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी उठाना चाहें तो कौन नहीं निकालेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी तुम कहोगे सब निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ये आता है पी ए बाई बी इंटू पी बी आता है। अब जैसे ही मैंने इससे ए इंटरसेक्शन बी निकाला, इस फॉर्मूले का एक नाम बन गया, क्या नाम बन गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो वो बन गया एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसकी वैल्यू किसके भी इक्वल होती है, इसकी इक्वल हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब अगर 3 इवेंट्स हैं ए बी और सी, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हैं ए बी और सी, उनके लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है। तो ये तो थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 2 इवेंट्स के लिए, लेकिन 3 इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, 3 इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी इज पी ए इंटू पी बी गिवन ए इंटू पी सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। इसको नोट कर लो, बहुत जरूरी है ये थ्योरम। ये रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। एंड लास्ट कभी कभी जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मैंने 2 फॉर्मूला बताया। एक तो ये है जो 11 से पढ़ते आ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस केस में ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, नॉर्मल इवेंट्स होंगी। तो अगर नॉर्मल है ए एंड बी, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो ए यूनियन बी का रूल ये होता है। लेकिन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इतना अगर ये फॉर्मूले अगर तुमने याद कर लिए तो समझ लो कि प्रोबेबिलिटी, क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी के आधे प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व कर लिए। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क का क्वेश्चन या एमसीक्यू यहाँ से आता है। देखिए कैसा है, पी ए की वैल्यू दी हुई है, ए की प्रोबेबिलिटी 6/11 है, बी की प्रोबेबिलिटी 5/11 है और ए यूनियन बी की वैल्यू 7/11 है। हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू रख दो, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो ए यूनियन बी 7/11 है, पी ए की वैल्यू 6/11 है, पी बी की वैल्यू 5/11 है और हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस फटाफट से इसको यहाँ से उठाओ। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो 7/11 यहाँ आ जाएगा। तो इनको पहले ऐड कर लो, तो ये आएगा 11/11 माइनस 7/11 यहाँ आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 7/11 यानी 4/11। तो पहला आंसर आ गया आपका 4/11। ठीक है, क्या समझ में आया सबको। सेकेंड नंबर पे इन्होंने पूछा है ए बाई बी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का क्या फॉर्मूला है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, सबको पता है। बस फटाफट से वैल्यू रख दो। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने 4/11 निकाली है और पी बी हमने क्या निकाला है 5/11। 11 से 11 कैंसिल, 4/5 आंसर। ठीक है, तो क्या बी बाई ए नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। तो इसको हम आप पे छोड़ते हैं, बी गिवन ए आप निकाल लेना। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, इस पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 में दिए हैं।
यहाँ से भी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, अगर ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं, ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। और अगर ये लोग इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इफ दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 जा 25, दैट्स ऑल, यही इसका आंसर है। अच्छा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए और बी दो इवेंट्स दिए हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, चेक करिए या प्रूव करिए कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कि किसी ने क्या किया कि ताश की गड्डी में से पहले एक कार्ड चुना, उसके बाद उसको वापस नहीं रखा और उसके बाद दूसरा भी लिया है, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट उन्होंने एक एक करके 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि द फर्स्ट वन इज ब्लैक, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला भी ब्लैक है और दूसरा भी ब्लैक है, यानी कि दोनों ब्लैक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं, एक तो ए, द फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, ये हो गया आपका ए। बी क्या हो गया, सेकेंड कार्ड इज ब्लैक, सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। अब हमें निकालना है कि पहला कार्ड ब्लैक है और दूसरा भी कार्ड जो है ब्लैक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं 2 इवेंट्स के लिए, वो क्या था, पी ए इंटू पी बी बाई ए, ये था 2 इवेंट्स के लिए। तो ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी, अच्छा पहले अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ए ये है कि कार्ड ब्लैक है, फर्स्ट कार्ड ब्लैक है, तो फर्स्ट कार्ड अगर ब्लैक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे रखना है मुझे 1/2, ठीक है, इनटू बी बाई ए हो चुका है, ए गिवन है, उसके बाद बी हो रहा है, पी बी गिवन ए हो चुका है, उसके बाद बी हो रहा है। ए हो चुका है बोले तो मतलब एक ब्लैक कार्ड चुना जा चुका है, तो पहले 26 ब्लैक कार्ड थे, अब एक ब्लैक कार्ड वहां से निकाल लिया गया है, एक ब्लैक कार्ड कम हो गया है, तो अब कितने ब्लैक कार्ड बचे, 25, और टोटल कार्ड पहले 52 थे, अब कितने बचे, 51। तो हमें निकालना है बी बाई ए, मतलब ए के होने के बाद बी होगा, ए जब हो चुका है उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए हो चुका है यानी एक ब्लैक कार्ड सेलेक्ट हो चुका है, तो पहले ब्लैक कार्ड कितने थे, 26, उसमें से एक कम हो गया है 25, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स अवेलेबल नाउ 25, एंड टोटल कार्ड 52 थे, उसमें से एक कम हो गया है तो 51। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू बी बाई ए इज 25/51। अब सॉल्व कर लो, 25 बाई ये आएगा आपका 102, दिस इज आंसर। तो ये जो सेलर है वो क्या करते हैं, बॉक्स में फ्रूट्स को बेचते हैं, हर बॉक्स में 15 ऑरेंजेस आते हैं। अच्छा, अब ये लोग की पॉलिसी कुछ ऐसी है कि एक एक करके वो 3 ऑरेंजेस चुनेंगे, अगर तीनों ऑरेंजेस सही आ गए, अच्छे आ गए, तो उनको अप्रूव कर देंगे सेल के लिए, भले चौथा वाला सड़ा क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 ऑरेंजेस चेक करेंगे। तो अब एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 ऑरेंजेस अच्छे हैं, 3 ऑरेंजेस खराब हैं, बैड क्वालिटी है। अब इस बॉक्स को भी चेकिंग के लिए दिया गया, तो क्या हुआ होगा, एक एक करके उन लोगों ने 3 ऑरेंजेस निकाले होंगे, और अगर तीनों सही हो गए होंगे तो अप्रूव हो गया होगा। अब ये कहता है कि अगर किसी बॉक्स में 3 खराब हैं, बैड क्वालिटी के ऑरेंजेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अप्रूव फॉर सेल। अगर 3 ऑरेंजेस खराब थे, 12 ऑरेंजेस अच्छे थे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉक्स है ये सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। तो ये तब हो सकता है कि जब मान लो कि 1 2 3 ये तीनों खराब हैं, तो अगर जो चेकिंग के लिए उन्होंने ऑरेंजेस लिए होंगे उनके हाथ में ये तीनों नहीं आए होंगे, तभी तो अप्रूव हुआ होगा, क्योंकि अगर एक भी सड़ा निकल जाता, एक भी बैड क्वालिटी होता, तो वो लोग उसको अप्रूव नहीं करते।
ये बॉक्स सेलिंग के लिए अप्रूव कब होगा? जब पहला ऑरेंज भी गुड क्वालिटी का हो, दूसरा ऑरेंज जो निकाला गया है वो भी गुड क्वालिटी का हो, तीसरा ऑरेंज जो निकाला है वो भी गुड क्वालिटी का हो। तीनों ऑरेंज अगर गुड क्वालिटी के हो तो ही तो अप्रूव होगा। तो द बॉक्स विल अप्रूव फॉर सेल इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर ऑफ गुड क्वालिटी। तो लेट ए इज द इवेंट दैट द फर्स्ट ऑरेंज इज ऑफ गुड क्वालिटी। सेकेंड बी क्या है? अब एक अच्छा निकल गया, लेकिन एक अच्छे से थोड़ी सेल के लिए अप्रूव होगा, सेकेंड भी अच्छा होना चाहिए। तो सेकेंड ऑरेंज इज गुड। सी क्या है? थर्ड ऑरेंज इज गुड। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब ये सब होने के बाद हमें क्या चाहिए? अप्रूव होगा। तो अप्रूव होगा तब जब ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो। अगर ये ए बी सी तीनों हो जाएं, यानी पहला भी गुड क्वालिटी, दूसरा भी गुड क्वालिटी, तीसरा भी गुड क्वालिटी, तो अप्रूव होगा। तो हमें असल में निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होगा पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट ऑरेंज इज गुड। बताइए बच्चों, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला ऑरेंज गुड क्वालिटी का हो। तो गुड क्वालिटी के कितने ऑरेंज हैं? गुड क्वालिटी के ऑरेंज तो 12 है। तो पहला ऑरेंज गुड क्वालिटी का होगा अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 12/15 है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दोगे तो यह आएगा 4/5। फिर बी की प्रोबेबिलिटी, बी की हालांकि हमें नहीं चाहिए, हमें बी बाई ए चाहिए। हमें जो चाहिए बस वही फॉर्मूले से वही निकालेंगे। तो बी बाई ए, अब हमें चाहिए है बी बाई ए को थोड़ा बताइए तो ये है क्या? ए पहले हो चुका है, उसके बाद बी हो रहा है, यानी कि एक ऑरेंज चेक कर लिया गया है और वो अच्छी क्वालिटी का है। तो ए के होने के बाद व्हाट इज ए? द फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, दैट इज ओवर, ये हो चुका है। अगर पहला ऑरेंज अच्छी क्वालिटी का सेलेक्ट हो गया, उसके बाद दूसरा होगा अच्छी क्वालिटी का या गुड क्वालिटी का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बी बाई ए, है ना, बी बाई ए, यानी कि पहला गुड क्वालिटी का हो गया है। गुड क्वालिटी के कितने ऑरेंज थे जी? 12 थे। अब एक अच्छा चुन लिया गया है तो कितने बचे? 11 बचे। 11 अपॉन टोटल कितने ऑरेंज थे जी? 15 थे। उसमें से एक ऑरेंज तो चुन लिया गया है, तो कितने बचे हैं? 14 बचे हैं। ठीक है। नाउ पी सी बाई ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? सी बाई ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दोनों हो चुके हैं, उसके बाद सी हो रहा है। ए और बी हो चुके, ए और बी मतलब पहला ऑरेंज भी गुड है, दूसरा भी गुड है, तीसरा ऑरेंज अच्छा आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। तो तीसरा ऑरेंज अच्छा आएगा। अभी पहली बात बताओ कि कितने ऑरेंज बचे हैं? तो ऑरेंज 2 निकल गए, यानी कि अभी 15 में से 2 कम कर दो, यानी कि 13 ऑरेंज बचेंगे, है ना। अब पहला और दूसरा दोनों अच्छे ऑरेंज निकल चुके हैं, तो अब अच्छे ऑरेंज बचे कितने हैं? अच्छे ऑरेंज थे 12, उसमें से आपने 2 निकाल लिए तो 10 बचे, 10/13। अच्छा, अभी क्या करना है? ये सब कुछ फॉर्मूले में रख देना है हमें। बॉक्स विल अप्रूव फॉर सेल इफ all 3 oranges are of good quality। that means हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। पी ए की वैल्यू है 4/5, बी बाई ए है 11/14 और सी बाई ए इंटरसेक्शन बी है 10/13। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करो। तो ये 5 2 ज़ा 10, फिर ये आएगा आपका 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4 13 7 जा 91। अच्छा, इधर आ गया आपका 44 अपॉन 91। दिस इज आंसर। फ्रेंड्स, सही क्वालिटी के होंगे, यानी कि बॉक्स अप्रूव हो जाएगा सेलिंग के लिए। इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो देखो बच्चों, 6 क्वेश्चन क्या है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अगर कॉइन को 3 बार हम टॉस करते हैं, चाहे 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, चाहे एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, आउटकम्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर एंड टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास चूंकि 3 है कॉइन, तो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स आना चाहिए। तो चलो काउंट करते हैं। एच हो सकता है तीनों कॉइन में एच हेड आ जाए, फिर एच
HTH THH, ये एक टेल का हो गया। अब दो टेल का बनाओ, TTH THT HTT, ये दो टेल का बन गया। ठीक, अब तीन टेल्स की पॉसिबिलिटी है TTT। अब काउंट कर लो, 8 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर तुमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो। अब इन्होंने कुछ इवेंट्स दी हैं और हमें निकालनी है इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं कि इवेंट्स क्या हैं। पहली इवेंट है फर्स्ट क्वेश्चन में, हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो देख के बताओ कि कहाँ कहाँ तीसरी बार में H आ रहा है। तो यहाँ पे भी है 1 2 3 4, 4 बार ऐसा हो रहा है। अब लिख सकते हो उसको। इस इवेंट में कितने मेंबर्स हैं? HHH HTH फिर THH एंड TTH। ये देखिए, फिर F कैसी इवेंट है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी कि HH चाहिए, बाद में कुछ भी हो सके। तो HH यहाँ है 1 2, लिखते हैं इसको HHH, इसमें है 3, पहले 2 बार H हेड चाहिए। HHT और कुछ है क्या? और नहीं हो सकता। तो पहले 2 बार हेड आए, उसके बाद हो सकता है हेड आए, उसके बाद हो सकता है टेल आए, यही 2 हो सकता है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इवेंट PE क्या होगा? तो PE फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो E में कितने फेवरेबल हैं? 1 2 3 4, फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम्स 8, तो 4/8 यानी 1/2। ठीक, अच्छा, F की प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो F में कितने हैं? 1 2 और टोटल कितने आउटकम्स हैं? 8, 1/4 होगा। अच्छा, अब E और F में कोई इनकॉमन है क्या? व्हाट इज कॉमन? HHH इज कॉमन इन बोथ। इनका कॉमन है, कितना कॉमन है H में? इन दोनों में 1 कॉमन है, 1/, टोटल कितना है? 8। अब तुम ये देखो कि निकालना क्या है, E/F निकालना है। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। अब E/F का हम फॉर्मूला जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, क्या होता है? E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो बस वैल्यू रख देते हैं। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या है? 1/8 और PF की वैल्यू क्या है? 1/4। 4 सबसे ऊपर, 4/8, 1/2 आंसर। तो ये है इसका आंसर। और ऐसे ही इसके दूसरे पार्ट्स में भी यही करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट से वो लोग उठाते हैं। तो ये 2025 के पेपर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ E एंड F आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E और F कोई 2 इवेंट है जो लोग इंडिपेंडेंट हैं। जैसे तुम्हें इंडिपेंडेंट मतलब समझ में आता है, जैसे ही तुम ये पढ़ते हो कि इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। ये फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट की, कंडीशन है, याद है ना? तो यहाँ पे E और F 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं सच दैट PE की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, PF की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F बार। हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें तो PE/F निकाला है, लेकिन PE/F बार कैसे निकालेंगे? उसके लिए तुम पहले निकाल लो F बार की प्रोबेबिलिटी। तो अगर PF की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो PF बार मिल ही जाएगा, 1 माइनस PF से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/7, तो ये आएगा 4/3। ठीक, PF बार मिल गया है। नाउ तुमने जो पढ़ा है E/F के लिए, तो वही E/F बार के लिए लगा दो। तुमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है E/F क्या होता है? E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि A/B का फॉर्मूला होता है PA/A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे तुम्हें यही फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लगाना है E/F बार में। तो अगर F बार में लगाना है तो यहाँ F बार आ जाएगा और यहाँ F बार आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अभी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि E और F जो है इंडिपेंडेंट है इस वजह से PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P इंटू PF।
तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ डैश एफ बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो यही प्रॉपर्टी इसमें भी लगाओ। तो ये होगा पी ई इंटू पी एफ बार बाई पी एफ बार। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, पी ई इज गिवन ऑलरेडी 2/3, पी एफ बार इज 4/3 अपॉन पी एफ 4/3 अपॉन 4/3, दोनों कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 2/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ई बाई एफ बार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2/3। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। मतलब ये लिखा है कि अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके बॉय या गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 होती है। नोबडी नोज कि एक्चुअली क्या होगा। तो दो बॉय हो या गर्ल हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक है। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, खूब ध्यान से देखना, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट। तो सबसे पहले हम जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए है उसको ई या ए नाम दे देना है। लेट ए इज, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, तो ए इज इक्वल टू बोथ आर गर्ल्स, जिसकी चाहिए उसको ए मान लिए। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट क्या दिया है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, सेकेंड नंबर पे दिया है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो ये दोनों बी हो जाएंगे, पहले ये बी बनेगा फिर ये बी बनेगा। ठीक, और सोच समझ के इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि भाई अगर 2 चाइल्ड की बात हो रही है देन द टोटल पॉसिबिलिटी इज कि हो सकता है दोनों बॉयज़ हों, बी बी बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। यानी जो यहाँ लिखा है वो पहले हुआ होगा वो बच्चा, और जो बाद में लिखा है राइट साइड में वो बाद में हो रहा है। तो यंगर वन सेकंड वाले को यंग मान रहा है, जो पहले हो चुका है वो बड़ा है। तो बी जी मतलब पहला बॉय हुआ दूसरा भी बॉय हो गया, बी जी मतलब पहला बॉय हुआ यंगर वन इज गर्ल एंड सो ऑन। ठीक, तो ये लिख लिया हमने पॉसिबिलिटीज। ए मान लिया है कि बोथ आर गर्ल्स। तो तुम्हें बताना है कि क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी दोनों गर्ल्स होंगी इसकी, अगर यंगर इज अ गर्ल, अगर पहले भी गर्ल हुई है, यंगर इज गर्ल। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट बी इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को करने के लिए बी मान लेते हैं, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, अब ए और बी दोनों इवेंट की मतलब वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्या है, बोथ आर गर्ल्स, तो बोथ आर गर्ल्स तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो रहा है, ये जी जी, और यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट मतलब जो बाद में हो रहा है, बी जी एंड जी जी 2 बार हो रहा है। तो चलो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए। पी ए 1/4, पी बी 2/4, 2/4, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी हमें। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, यस, जी जी इज कॉमन, तो एक कॉमन है अपॉन टोटल 4, 1/4। अब तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, जबकि बी पहले ही हो चुका है। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी विच इज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, रख दो वैल्यू। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन 1/4 बाई पी बी यानी 2/4, वो 1/2 ही होता है, 1/2 आंसर, 4 कैंसिल, 1/2 आंसर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आंसर। इसी में सेकेंड वाले को सॉल्व करें तो सेकेंड है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो इसको बी मान लेते हैं, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। चलिए इसको बनाते हैं, तो बी कैसा बनेगा, बी जी जी बी जी जी। 2 क्यों ले लिया, क्योंकि अगर 2 है तो कम से कम एक तो उसमें है भी ना, कम से कम एक होनी चाहिए, तो दोनों गर्ल हैं तो भी चलेगा। दिस इज बी। अब निकालेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए यही वाला रहेगा,
तो जी जी इज द इंटरसेक्शन अगेन, जी जी इनके इंटरसेक्शन में आएगा फिर से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अगेन 1/4, है ना। अब लगा दो फॉर्मूला, हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एज व्हेन बी हैज ऑकर्ड। तो ये आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो 1/4 बाई पी बी। पी बी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है अपने, 1 2 3, बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, 3/4, 4 4 कैंसिल, 1/3 इज आंसर। तो फर्स्ट का आंसर है 1/4, सेकेंड आंसर है 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक। किसी इंस्ट्रक्टर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनके पास एक क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक में बेसिकली ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि होता है कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो जो 300 क्वेश्चंस हैं वो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, जबकि 200 क्वेश्चंस जो हैं डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। 500 एमसीक्यूज़ हैं वो भी इजी वाले, 400 डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ हैं। इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, अगर कुछ क्वेश्चन बैंक से रेंडमली एक क्वेश्चन चुना जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ एमसीक्यू। गिवन दैट जिसके लिए भी गिवन दैट चाहिए वो नीचे होगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो ऊपर होगा। ठीक है, तो सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, जबकि वो कैसा है, एक एमसीक्यू है ऑलरेडी। नहीं समझ में आता पहली बात में तो अब फिर से रीड कर लो। गिवन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इजी क्वेश्चन, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन की चाहिए, जबकि पहले कौन सा हो चुका है, वो एक एमसीक्यू है। तो इसमें हम डेटा को अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। अब फिर से डेटा को यहाँ लिखते हैं। 300 इजी ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स 300 इजी है, जबकि 200 कैसे हैं, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हैं। एमसीक्यू की अगर बात की जाए बच्चों, तो एमसीक्यू जो है इजी वाले 500 हैं और डिफिकल्ट वाले 400 हैं। तो अगर टोटल करें हम लोग, तो टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं, 500, ऐसे ऐसे गिन लो। एमसीक्यूज कितने हैं, 900, इजी क्वेश्चन कितने हैं, 800, और डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं, 600। एंड ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल हैं, 1400 है ना। चाहे ऐसे गिन लो चाहे ऐसे गिन लो, 1400 टोटल क्वेश्चंस हैं, 1400 क्वेश्चंस हैं। फिर चूंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए इजी क्वेश्चन की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द क्वेश्चन इज इजी, तो ए मान लेते हैं इजी क्वेश्चन की। किसी ने बुक से एक क्वेश्चन चुना है, ए इवेंट है कि वो क्वेश्चन इजी आता है, तो इजी क्वेश्चन कितने हैं, टोटल इजी क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 800 है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज, बी इवेंट है जिसमें वो क्वेश्चन एमसीक्यू आ रहा है, तो एमसीक्यू 900 है। अच्छा, कितने, दोनों जो ए और बी दोनों का कॉमन है, ए और बी का कॉमन मतलब इजी भी है और एमसीक्यू भी है, ऐसा कितने हैं, इजी एमसीक्यू कितने हैं, इजी एमसीक्यूज जो है आपके 500 है। तो चलो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पीए की प्रोबेबिलिटी बताएंगे, ए की प्रोबेबिलिटी, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चूंकि इजी क्वेश्चन टोटल थे आपके 800 और टोटल कितने थे 1400, तो इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बी की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी क्या चीज है भाई, बी है एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एमसीक्यू कितने हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज 900 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 500 और टोटल कितना है 1400। अब बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, वी हैव टू फाइंड ए बाई बी। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि बी पहले हो चुका है, तो ऐसे कितने इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि ये गिवन है, क्या हो चुका है पहले, गिवन है मतलब जो हो चुका है एमसीक्यू। तो ए बाई बी फॉर्मूला लगाइए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, 500 अपॉन 1400 डिवाइडेड बाई पी बी, बी की प्रोबेबिलिटी, तो पी बी कितना है
पी भी आपका है 900 अपॉन 1400, 1400 कैंसिल, 500 अपॉन 900 यानी कि 5/9। तो फाइनल आंसर आ रहा है 5/9। पी ए बाई बी इज 5/9। तो जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, अब उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, इस बॉक्स में रेड, व्हाइट, येलो एंड पर्पल बॉल्स हैं, इसी तरह से इसमें भी है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, कोई अंधेरे कमरे में या आंखों में पट्टी बांध के, 2 बैग है, बैग 1 एंड बैग 2। कोई आंखों में पट्टी बांध के या अंधेरे कमरे में जाता है, या तो बैग 1 या बैग 2 सेलेक्ट करता है, और उसके बाद एक बॉल सेलेक्ट करता है और बॉल रेड आती है। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? अब दोनों में से किसी बैग को सेलेक्ट करने के बाद वो बॉल सेलेक्ट करता है, वो बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बॉल रेड होगी। अब या तो बॉल, वो जो रेड बॉल है वो पहले बैग सेलेक्ट किया गया है तो भी रेड बॉल आ सकती है, दूसरा बैग सेलेक्ट हुआ है तो भी रेड बॉल आ सकती है कि नहीं? तो अगर पहले बैग से रेड बॉल सेलेक्ट हुई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर पहला वाला सेलेक्ट हुआ है तो वो हो गई भाई, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, अपॉन टोटल कितने हैं उतने गिन लेना है। तो ये हो गया 5 5 10 और 3 13, 13 है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, अगर वो पहला बैग सेलेक्ट हुआ है तो, दूसरा बैग सेलेक्ट हुआ है तो उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सेकंड बैग से अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें रेड बॉल तो बहुत सारी हैं, 6 हैं, 6 बाई इसमें कितने हैं, 6 4 10 11 12 13 14 15 16, 6/16 यानी कि 3/8। लेकिन अब 2 बैग में से कौन सा बैग सेलेक्ट हुआ ये मालूम नहीं है। अगर पहला सेलेक्ट हुआ है या दूसरा सेलेक्ट हुआ, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट हुआ है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें निकालनी है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला है द बॉल इज रेड। ये तो इस एग्जाम्पल में हुआ, लेकिन किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि ये पहली पॉसिबिलिटी है, तो ये पहली इवेंट है E1 और ये दूसरी इवेंट है E2। पहले बैग का सेलेक्ट होना E1 इवेंट है, दूसरे बैग का सेलेक्ट होना E2 इवेंट है। अब या तो कोई पहला बैग चुनेगा या दूसरा, दोनों तो चुन नहीं सकता क्योंकि एक ही बैग लेना है उसको। तो ये जो 2 इवेंट्स हैं, अगर पहला हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं हो सकता। ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक का होना दूसरे को अपोज करता है। तो अगर कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो रही हैं, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये सैम्पल स्पेस है, इसमें कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही थी, E1 और E2 बैग थे। लेकिन अगर हम 4 इवेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं या 3 इवेंट का एग्जाम्पल लेते हैं या 2 का, कैसे भी, मतलब समझ जाओ आप बस। तो E1, E2, E3, E4 4 इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। मतलब कि इन सारे इवेंट को अगर हम मिला दें तो पूरा सैम्पल स्पेस बन जाएगा, है ना। इन सब का यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस S। अब इन सब के साथ एक और इवेंट है A, जो E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है, E3 के साथ भी हो सकती है, E4 के साथ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 बैग हैं, पहले बैग का सेलेक्ट होना E1 है, दूसरे बैग का सेलेक्ट होना E2 है। अब रेड बॉल का चुना जाना, तो रेड बॉल तो तब भी चुनी जा सकती है, सेलेक्ट हो सकती है। अगर E1 वाला बैग चुना गया तो भी रेड बॉल आ सकती है, और अगर सेकंड वाला बैग चुना गया तो भी रेड बॉल आ सकती है। तो जैसे कि रेड बॉल का सिलेक्शन यहाँ पे था, वैसे ही ए कोई इवेंट होगी जो किसी के साथ भी हो सकती है इनमें से, है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। चौथी है तो चौथी भी सेट कर लो, 2 ही हैं तो बस यहीं पर रोक दो। तो ये कहलाती है क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का PA निकालने की, A निकालने की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। इसको अगर हम सिग्मा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे PEI इंटू PA/EI। लेकिन क्या होता है कि समेशन या सिग्मा में थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। 4 इवेंट है तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to 4 है, लेकिन तुम चाहो तो इसको हम सिग्मा में ना यूज़ करके ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था, इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब बेस थ्योरम क्या है? इसी एक्सपेरिमेंट में जो मैंने आपको पहले दिया था, तो कोई आंखों में पट्टी बांध के जाता है और दोनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करता है। इस बैग को सेलेक्ट करने के बाद इसमें से बॉल सेलेक्ट करता है। अगर बॉल रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है
कि वो पहले वाले बैग से आई थी या वो दूसरे वाले बैग से आई थी। मतलब आउटकम हमें यहाँ पता होता है, बेस थ्योरम में हमें आउटकम पता होता है कि भाई बॉल जो आई है वो रेड कलर की है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे वाले बैग से चुनी गई है या पहले वाले बैग से चुनी गई है, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ये जो हो चुका है ये कौन से रास्ते से होके हुआ है, ये किस रीज़न से हुआ है, ये बताना है, तब हमें बेस थ्योरम लगाना होगा। देखो रेड बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, लेकिन जब बॉल रेड हो गई है तो वो किस बैग से आई है, ये बेस थ्योरम है। इन दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया गया है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, ये हमें समझ आ गई है। और अब अगर रेड बॉल सेलेक्ट हो गई है तो वो कौन से बैग से हुई है, ये बेस थ्योरम है। चलिए तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें होता है P, इसमें स्टेटमेंट क्या है, इफ E1 E2 E3 आर, इफ E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, तो यहाँ पे ये लोग जनरल फॉर्मूला n के लिए बताते हैं, हम 3 के लिए समझ रहे हैं। सपोज E1 E2 E3 कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। E1 E2 E3 कुछ इवेंट्स हैं, कैसे इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब या तो E1 होगी या तो E2 होगी या तो E3 होगी, सब एक साथ नहीं हो सकते, कोई एक ही होगी इनमें से। इन तीनों इवेंट्स के साथ एक इवेंट A है और ये जो इवेंट है दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये पहले से हो चुकी है। तो आपको बताना है कि E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि जो A हुआ है वो E1 से हुआ है, या A हुआ है वो E2 के बाद हुआ है, या A हुआ है वो E3 के बाद हुआ है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं बेस थ्योरम में, किसी एक की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, चाहे E1 की, चाहे E2 की, चाहे E3 की, चाहे E4 की। मान लो हमें E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है PE1 PA by E1 अपॉन PE1 PA by E1 प्लस PE2 PA by E2, एक और रहेगा, 3 इवेंट अगर हमने लिया तो एक और रहेगा, प्लस PE3 PA by E3। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए बेस थ्योरम, न्यूमरेटर जैसे E1 की बात हो रही है तो न्यूमरेटर में E1 वाला आएगा और डिनोमिनेटर ये रहेगा। लेकिन अगर मैं अभी फॉर्मूला चेंज कर रही हूँ, अभी हमें मान लो E1 की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए है E2 की, हमें चाहिए E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या चेंज होगा, यहाँ E2 बाई ए होगा, यहाँ E2 आ जाएगा, यहाँ E2 आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। अगर मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E3 की चाहिए तो PE3 बाई ए होगा इक्वल टू PE3 PA बाई E3 और डिनोमिनेटर सेम होगा। यानी कि बेस थ्योरम में हमें हमेशा डिनोमिनेटर में सेम चीज़ रखनी है और न्यूमरेटर चेंज होता जाएगा। और बेस थ्योरम में करते क्या है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है, होपफुली बेस थ्योरम आप समझ पा रहे होगे। ये मैथमेटिकल फॉर्म है और थ्योरेटिकल मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि भाई 2 बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट खुद किया जाता है, उसके बाद बॉल निकाली जाती है, बॉल रेड आती है, बताओ कि दोनों में से कौन सा बैग चुना गया है। ठीक है बेस थ्योरम का। तो हमारे किसी भी क्वेश्चन में कुछ इवेंट्स होंगी जिनमें से कोई एक ही हो सकते हैं, यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। ठीक है, अब इन सारे इवेंट के बाद एक इवेंट होती है ए। अब ये ए इवेंट हो चुकी है, दिस इज ऑलरेडी गिवन। ये ए E1 के बाद हुई है या E2 के बाद हुई है या E3 के बाद हुई है, ये हम लोग निकालते हैं बेस थ्योरम में। यानी कि हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो तुम E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे अगर, यानी PE1 बाई ए निकालोगे, E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी E2 बाई ए निकालोगे, E3 की E3 बाई ए। तो हम बेस थ्योरम में यही निकालते हैं। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो E1 बाई ए अगर निकालना है तो फॉर्मूले में क्या होता है, E1 वाला निकालना है तो ऊपर E1 रहेगा, PE1 PA बाई E1, और डिनोमिनेटर में सेम फिर E2 वाला पैटर्न PE2 PA बाई E2, फिर E3 वाला पैटर्न PE3 PA बाई E3। लेकिन अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 की निकालनी होती तो PE2 बाई ए होता, तो न्यूमरेटर में फिर यहाँ E2 हो जाता, PE2 PA बाई E2 और डिनोमिनेटर सेम रहता। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E3 की निकालनी होती तो न्यूमरेटर में E3 वाला होता, डिनोमिनेटर सेम होता। ये तो फॉर्मूला है, तो फटाफट से फॉर्मूला याद करो। चलो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेस थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल सीबीएसई में डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई इंश्योरेंस कंपनी है
जिसने क्या किया है, स्कूटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सबका इंश्योरेंस होता है। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस किया है, 6000 ट्रक ड्राइवर का किया है। यानी 3 इवेंट्स की बात हो रही है, 3 इवेंट्स वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर वो ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01 है। अगर स्कूटर ड्राइवर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01, अगर ट्रक ड्राइवर है तो 0.03, अगर वो कार ड्राइवर है तो 0.03, अगर ट्रक ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.015 है ना। मैं निकला वो गड्डी लेकर, मतलब समझ लो क्यों होता होगा। यानी ये कहना चाहते हैं भाई ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। अब उस इंश्योरेंस कंपनी में से इंश्योरेंस कराने वाले किसी एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये पूछते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर होगा। तो सबसे पहले ये बात समझ में आ रही है कि यार अलग अलग इवेंट क्या है कि द पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, द पर्सन इज कार ड्राइवर, द पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। अगर कोई इंसान जो कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है या तो वो स्कूटर ड्राइवर रहा होगा या कार ड्राइवर रहा होगा या फिर ट्रक ड्राइवर रहा होगा, तीनों तो हो नहीं सकता। यानी यही E1 E2 E3 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। फिर E2 मान लो इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर एंड E3 मान लेते हैं इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले E1 E2 E3 लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? हर एक क्वेश्चन में आप E1 E2 E3 पहले रिकॉग्नाइज कर लेना। उसके बाद ए क्या है? इंश्योर्ड पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट, एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। ये इवेंट है जो गिवन है। अब एक्सीडेंट जो है स्कूटर ड्राइवर का भी हो सकता है, कार ड्राइवर का भी हो सकता है और ट्रक ड्राइवर का भी हो सकता है। यानी ये ए जो है E1 E2 E3 में से किसी के साथ भी हो सकता है। अब तुम्हें इंश्योर्ड पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट, ये हमारा ए है। तो अभी हमारी फॉर्मेलिटी वाला काम हो चुका है, हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं E1 E2 E3 ए। इतना होने के बाद अब हमें फॉर्मूले में, ये बेस थ्योरम है तुम्हारी, ये तुम्हें अप्लाई करना है ना। लेकिन उसके पहले कि हम बेस थ्योरम लगाएं, हमें तैयारी करनी होगी, हमें सब निकालना होगा इसमें जो जो चाहिए है ना। तो अब बताओ कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज PE1? देखो हमको PE1 रखना है, PE2 भी रखना है, PE3 भी रखना है। तो PE1 यानी कि मतलब क्या, स्कूटर ड्राइवर, कितने इन स्कूटर ड्राइवर लोगों का इंश्योरेंस हुआ है। इसमें तो मैं दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी होगी 2000 अपॉन टोटल कितने लोग हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी में जिनका इंश्योरेंस हुआ। गिन लेना है टोटल, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तीन को गिन लो तो कितना हो गया, ये 10 और 12,000 हो गया, 12,000 टोटल इतने हैं जिनका इंश्योरेंस हुआ है। अच्छा, अब इसको कैंसिल करने के बाद 1/6 आ जाएगी PE1 की प्रोबेबिलिटी। फिर निकालना होगा हमें PE2। अब ये E2 क्या है? कार ड्राइवर। फिर से क्वेश्चन में देखेंगे कि कार ड्राइवर कितने हैं, 4000 है, तो कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी है 4000 बाई टोटल 12,000। ठीक है, फिर से ये कैंसिल 1/3। फिर हम निकालेंगे इसमें कि ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी PE3। तो ट्रक ड्राइवर कितने हैं? 6000 है, 6000 अपॉन टोटल कितने हैं? 12,000। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है। अच्छा, फिर आगे कुछ दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज 0.01, यानी कि अगर, अच्छा अब ये यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसको अगर समझ गए तो कुछ आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। हमें बच्चों बेस थ्योरम में आगे निकालना है A/E1, PA/E1। कोई इसको बता सकता है कि PA/E1 क्या है? PA/E1 मतलब E1 पहले से गिवन है और उसके बाद A हो रहा है, यानी अगर वो E1 है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, E1 मतलब क्या? स्कूटर ड्राइवर। अगर स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसमें भी दिमाग मत लगाओ, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट जो है स्कूटर ड्राइवर की है 0.01। ये प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी है। अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट होगा? 0.01। बाद A/E2,
A/E2 यानी कि अगर वो कार ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.03, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.03। और अगर एक इंश्योर्ड पर्सन ट्रक ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 जो कि दिया हुआ था 0.15। अब तुम्हें बताना है कि भाई एक्सीडेंट तो हो गया है, अब बताओ कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसका है, वो स्कूटर ड्राइवर का है, मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर है, यानी PE1/A निकालना है। क्या समझ आ गया है आपको? अच्छा, अगर ये पूछे होते कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रक ड्राइवर है तो तुमको क्या निकालना पड़ता, फिर PE3/A निकालना पड़ता। चलो कुछ नहीं करना है बेस थ्योरम में, अब ये सारी वैल्यूज इसमें रख के करके कैलकुलेट कर लेना है बच्चों। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे लिख लेना बाय बेस थ्योरम, ठीक है। प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, तुम अगर कोई थ्योरम लगा रहे हो तो भाई उस थ्योरम का नाम लिख के उस थ्योरम को पहले लिख लो, थोड़ा सा मार्क्स इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। करना तो वही है लेकिन पसंद आ जाता है लोगों को, यार ये अच्छे से लिखा हुआ है इसको मार्क्स पूरे दो। तो देखो PE1 कितना है 1/6, A/E1 कितना है, A/E1 कितना है 0.01 अपॉन PE1 1/6, फिर 0.01 प्लस PE2, व्हाट इज PE2 1/3, A/E2 0.03, PE3 क्या है 1/2 और A/E3 क्या है 0.15। हमने सारी वैल्यूज़ रख ली हैं। अब तुम जितने क्लीन होगे, मतलब क्या कहते हैं, कैलकुलेशन में जितने फास्ट होगे उतने जल्दी होगा। और अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में वीक हो गए तो भाई बेस थ्योरम, हायर मैथमेटिक्स में हमें बेस थ्योरम तो समझ आ गई है, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा हमसे कैलकुलेशन कम बनता है, यानी हमने मिस्टेक कर दी है ना। 12th क्लास की हायर मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं है, हमें जोड़ घटाना गुणा भाग में दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ऐसी गलती नहीं करना यार, छोटी सी चीज़ें हैं, है ना। तो देखो 0.01 सब में 0.0 है, तो अब थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं। क्या हम इसको 1/100 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 1/100 लिख सकते हैं? तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको लिखेंगे 1/100, किसको 0.01 को। तो 1/100 अगर लिखेंगे तो ये देखो 1/6 है ना, 1/6 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं, तो ये एक्चुअली 1/600 है, 1/600 है। अच्छा, इसके बाद ये 1/100 है तो ये भी 1/600 आ जाएगा, 1/600 प्लस दिस इज 3/100 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, ये समझे ना। ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है 15/100 और ये हो गया 2 तो 200 हो जाएगा, 15/200। अच्छा, अब ऐसा करो, चूँकि ऊपर में 1/600 है तो 600 कॉमन ले लो, एलसीएम निकाल लो, 1/600 सॉरी कॉमन ले लो। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, इसमें से कॉमन लिया है तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, और इसमें आपने 6 कॉमन लिया है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 45 हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आएगा, 1/, है ना, 1/, ऐड करो कितना आएगा 7, तो 45 + 7 52, 1/52 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो जो ड्राइवर है वो कैसा है, स्कूटर ड्राइवर है। आप इसको कैलकुलेशन अपने हिसाब 52, आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। तो बस छोटा सा कैलकुलेशन है, बेस थ्योरम अगर समझ में आ गई है तो वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है। अब बेस थ्योरम का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक 52 कार्ड की गड्डी में से एक कार्ड गुम जाता है। अब इन बचे हुए 51 कार्ड में से 2 और कार्ड ड्रॉ किए जाते हैं, 2 और कार्ड निकाले जाते हैं, और देखते हैं कि दोनों कार्ड जो निकले हैं वो डायमंड है। ठीक है, वो कैसे हैं, डायमंड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड है, वो गुमा हुआ कार्ड है, वो भी डायमंड था। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर कोई कार्ड गुमेगा तो क्या होगा, या तो वो हार्ट होगा, या डायमंड होगा, या क्लब होगा, या स्पेड होगा। तो हमने यहाँ पे 4 इवेंट्स मान लेते हैं। E1 द मिसिंग कार्ड इज डायमंड, E2 द मिसिंग कार्ड इज हार्ट, E3 मिसिंग कार्ड इज स्पेड, E4 मिसिंग कार्ड इज क्लब। अच्छा, अब इन ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हुआ क्या कि कार्ड घूमने के बाद 2 और कार्ड चुने गए और देखा गया कि दोनों के दोनों डायमंड है, तो 2 डायमंड्स आर ड्रॉन। ये इवेंट बाद में हुई है तो ये हमारा A है। यहाँ तक क्लियर है। एक इवेंट जो बाद में हो गई है वो A मानते हैं, और 4 होती हैं या 3 या 4 होती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई करना है। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे।
तो अगर एक कार्ड जो मिसिंग है वो कार्ड डायमंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायमंड कितने होते हैं? डायमंड 13 होते हैं और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। तो डायमंड के गुमने की प्रोबेबिलिटी है 13/52 यानी कि 1/4। और अगर हार्ट गुमा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी यही होगी क्योंकि वो भी 13 होता है, क्लब भी 13 ही होता है और स्पेड भी 13 होता है। तो सबके गुमने की, लॉस्ट कार्ड इनमें से कुछ भी होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होगी। इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू PE3 इज इक्वल टू PE4। सब के सब कैसे होंगे? सब के सब होंगे 13/52 यानी कि 1/4। यानी मिसिंग कार्ड कुछ भी हो, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, वो होगी 1/4। अच्छा, इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है A/E1। A/E1 यानी अगर E1 हुआ है उसके बाद A हो रहा है, तो E1 होने के बाद, अब E1 क्या है कि पहले गड्डी में से डायमंड गुमा। अगर डायमंड गुमा तो डायमंड 13 थे, उसमें से एक कार्ड गुम गया यानी डायमंड 12 रह गए। अब 12 डायमंड थे, उसके बाद 2 कार्ड ड्रॉ किए गए, वो दोनों डायमंड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो बचे हुए 51 कार्ड कितने बचे हैं? एक कार्ड गुमने के बाद कितने बचे हैं? 51 बचे हैं। तो 51 कार्ड में से 2 कार्ड सेलेक्ट होने के टोटल वेज क्या होंगे? 51C2। अच्छा, अभी डायमंड गुमा है, अगर E1 हुआ है मतलब डायमंड लॉस्ट है, तो अब डायमंड कितने बचे? 12 डायमंड में से 2 डायमंड सेलेक्ट करने के बेस 12C2। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, लेकिन फिर लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे रहने देते हैं। नाउ सिमिलरली फाइंड A/E2। A/E2 मतलब E2 पहले हुआ है, तो E2 क्या है कि हार्ड गुम गया है। इस टाइम पे हार्ड गुमा है, लेकिन डायमंड तो पूरे के पूरे 13 है ना। तो अगर हार्ड गुमा है तो भी तो 51 कार्ड रहे, तो 51C2 डिनोमिनेटर में होगा। अब डायमंड, 2 डायमंड निकालने के टोटल वेज क्या होंगे? अब क्योंकि हार्ड लॉस हुआ है तो डायमंड तो पूरे 13 हैं, तो 13C2 होगा और यही होगा PA/E3 और यही होगा PA/E4। ठीक है ना जी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बेस थ्योरम में रख देना है। चलो, ये इजी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, है ना। जस्ट पुटिंग वैल्यू इन द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो PE1 क्या आया था आपका? 1/4। A/E1 कितना आया है? A/E1 है 12C2 अपॉन 51C2 बाई, इट इज़ ऑल्सो 1/4 12C2 अपॉन 51C2 प्लस, ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं। तीनों की वैल्यू क्या है? तीनों की वैल्यू क्या थी? 13C2, तो 3 बार है तो 3 टाइम्स 13C2 अपॉन 50 अपॉन 51C2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अभी देखो, सबको ओपन मत करो, कुछ कट रहा है यहाँ पे। तो देखो 1/4 51C2 सब ऊपर भी है नीचे भी है, तो उसको कॉमन लेके कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने से ज़्यादा क्विकली फास्टली आप सॉल्व कर पाते हो, इसलिए जो कैंसिल हो रहा है कर लेते हैं कैंसिल। तो ऊपर बचेगा 12C2 अपॉन, नीचे बचेगा 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2। ठीक है, अब हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, अगर आप भूल गए हो तो। 12C2 शॉर्टकट तरीके से 12 को 2 बार ओपन करो, 12 इंटू 11 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 12/2 6, 6 इंटू 11 66, 12C2 66 आएगा। 13C2, 13 को 2 बार ओपन करो, 13 इंटू 12 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, 13 6 जा 78। तो ये आएगा, ये आएगा कितना आएगा जी? 66 अपॉन 66 प्लस 7, तो ये होगा 8 × 24 234। अच्छा, इन्हें ऐड करने पे 66 अपॉन 300। ठीक है, 66 अपॉन 300, और जिसे हम सीधे सीधे 6 से कैंसिल करते हैं। 6 से कैंसिल करने पे ये आपका आ जाएगा 11 अपॉन 50। 11 अपॉन 50 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये देखिए बच्चों, बेस थ्योरम का ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर बेस थ्योरम नहीं होती तो हम कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाते कि ताश की गड्डी में से एक कार्ड गुम जाता है, उसके बाद 2 और डायमंड निकाले जाते हैं, दोनों डायमंड आते, बताओ कि गुमा हुआ कार्ड भी डायमंड था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ बेस थ्योरम आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ये क्वेश्चन डायमंड का था, डायमंड की जगह वो हार्ट में भी बना के दे सकते हैं, वो स्पेड में भी बना के दे सकते हैं।
बट द थिंग इज कि यू हैव टू अप्लाई बेस थ्योरम हियर एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई। बेस थ्योरम अप्लाई करो, फटाफट से फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। अब प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेट लतीफ़ डॉक्टर की कहानी। चलो देखते हैं कि क्या है। कोई डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को देखने के लिए या तो ट्रेन से जाता है या बस से जाता है या स्कूटर से जाता है या फिर किसी और साधन से जाता है, अदर मींस से जाता है, ये पता नहीं है। ये चौथा साधन क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। जो डॉक्टर है ना थोड़ा लेट लतीफ़ टाइप का है, हमेशा लेट पहुंचता है। जब ये इन तीनों से जाता है तो लेट हो जाता है, लेकिन जब वो चौथे तरीके से जाता है, अदर मीन्स से जाता है, तो कभी लेट नहीं होता है। अब ये जो चौथा तरीका ये कुछ भी हो सकता है, बट वो कभी लेट नहीं होता है अगर वो चौथे तरीके से जाता है। डॉक्टर जो है ट्रेन से जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है। डॉक्टर बस से जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। डॉक्टर के स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और अदर मीन्स से जाने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अगर वो ट्रेन से जाता है तो अब वो लेट लतीफ़ तो है ही, लेट हो जाता है। अगर वो ट्रेन से जाता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अगर बस से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर स्कूटर से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, लेकिन अदर मीन्स से वो लेट होता ही नहीं है। ओके, अब एक दिन डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने आता है एंड एज यूजुअल वो लेट हो जाता है। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर हैज़ कम बाय ट्रेन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉक्टर ट्रेन से आया है उस दिन। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर डॉक्टर ट्रेन से आता है तो उस दिन वो स्कूटर से नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 इवेंट्स हैं डॉक्टर का, ट्रेन से आना E1, बस से आना E2, स्कूटर से आना E3 एंड अदर मीन्स से जो मालूम नहीं है वो उससे आने की प्रोबेबिलिटी E4 है। तो चलिए देखते हैं कि ये लेट लतीफ़ डॉक्टर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 इवेंट्स मान लेंगे, E1, E2, E3, E4। तो इस क्वेश्चन में 4 इवेंट्स हो रही हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। E1, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन। डॉक्टर अपने पेशेंट को उस दिन जिस दिन वो लेट हुआ है उस दिन ट्रेन से आया है, ये E1 है। E2, डॉक्टर कम्स बाय बस। E3, डॉक्टर कम्स बाय स्कूटर। E4, डॉक्टर कम्स बाय अदर मीन्स। मान लो कि डॉक्टर, तो E1, E2, E3, E4 हम सबसे पहले ले लेंगे कि E1 जो है वो ट्रेन से आया है, E2 जो है वो बस से आया है, E3 जो है स्कूटर से आया है और E4 जो है वो अदर मीन्स से आया है। ए कौन सी इवेंट है जो इन सब के बाद हुई है कि डॉक्टर लेट हो गया है। तो ए क्या है, डॉक्टर इज लेट। अब फटाफट से इनकी प्रोबेबिलिटीज जो क्वेश्चन में ही दी है लिख लेते हैं। तो P-E1 क्या दिया हुआ है, P-E1 ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी P-E1 मतलब क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया होगा। तो इट इज गिवन 3/10। P-E2 ये गिवन है 1/5। P-E3 1/10 एंड P-E4 ये गिवन है 2/5। तो डॉक्टर ट्रेन से आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10। स्कूटर से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। और तो डॉक्टर के ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी, बस से आने की प्रोबेबिलिटी, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी और अदर मीन से आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है। ए क्या है कि डॉक्टर लेट हो गया है। अब लेट तो ट्रेन से आता है तो भी हो सकता है, स्कूटर से आए तो भी हो सकता है। तो अगर हमें बेस थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है तो हमें निकालना होगा PA/E1, PA/E2, PA/E3 एंड PA/E4। तो अब कितने लोगों को ये समझ आ गया है कि A/E1 क्या है। A/E1 का मतलब अगर डॉक्टर ट्रेन से आया है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो जब डॉक्टर ट्रेन से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो वो बस से आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर वो स्कूटर से आया है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। और अगर वो अदर मीन्स से आया है जो कि पता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि उस दिन वो लेट नहीं होता है। तो अब तुम्हें यहाँ पे निकालना है कि एक दिन जब वो लेट होता है तो तुम्हें बताना है कि वो किससे आया है, ट्रेन से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, पहले तो तुम बेस थ्योरम लिख दो कि P-E1/A क्या होता है। P-E1/A होता है P-E1 PA/E1, देन P-E1 PA/E1 एंड ऐसे करते करते कहाँ तक लिख देना है, P-E4 PA/E4 तक। अब यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देनी है।
तो प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर उस दिन, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि डॉक्टर उस दिन ट्रेन से आया है क्योंकि वो लेट हुआ था, जो कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, यानी E1/A निकालना है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, PE1 इज़ 3/10, फिर PA/E1 इज़ 1/4 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इज़ 1/4, सॉरी 1/5, PA/E2 इज़ 1/3 प्लस PE3 इज़ 1/10, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है सिर्फ 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। वैल्यूज़ हमने बेस थ्योरम में रख दी है। डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने का भी मार्क्स रहता है। तो 1/5 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 3/8 अंदर बचेगा, और 1/5 कॉमन लेने से ये आ जाएगा आपका, कट जाएगा थोड़ा सा, 1/5 यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 1/3 प्लस 5 कॉमन लिया है ना, 1/24। अब ये कैंसिल हो गया, 3/8 बाई इसमें 24 एलसीएम आएगा, किसका किसका, 8, 3 और 24 का। फिर तो ये आएगा आपका 24/8, 3, 9 प्लस 8 प्लस 1। तो सॉल्व करना है बस, अब कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इजी, सॉल्व करना है इसको सिर्फ। तो ये हो गया 8, 9, 17 और 1, 18, 3/8 इंटू 24/18, ठीक है। तो 6 और 3/6 यानी 1/2, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि वो उस दिन ट्रेन से आया होगा। द प्रोबेबिलिटी कि वो लेट जिस दिन हुआ था ट्रेन से आया होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो रहा है बेस थ्योरम से क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। बस कुछ नहीं है, E1, E2, E3 हमें दिया रहेगा, A दिया रहेगा, फटाफट से सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो और बेस थ्योरम में वैल्यू रख लो। यहाँ पे है बेस थ्योरम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक आदमी है जो निहायत ही झूठा है, बहुत ही झूठ बोलता है। ये इतना झूठा है कि अगर वो 4 बात बोलता है तो उसमें से 3 बात ही सही होती है, 1 बात गलत होती है। तो ही इज़ नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है, 4 में से 3 बार ही वो सही बोलता है। अच्छा, अब इस झूठे आदमी ने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, डाइस में 1 से लेकर 6 तक कुछ आया होगा। वो आदमी कहता है कि 6 आया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया था, क्योंकि वो आदमी तो झूठ भी कह देता है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार कि E1, E2, E3 क्या होगा, कौन सी ऐसी यहाँ इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो सच में या तो 6 आया होगा या नहीं आया होगा। तो E1 होगा इट्स एक्चुअली अ 6 एंड E2 होगा कि इट्स नॉट अ 6। ए क्या है, द मैन रिपोर्ट्स इट्स अ 6, आदमी कह रहा है कि 6 आया है। द मैन रिपोर्ट्स दैट इट्स अ 6, तो चलिए देखते हैं कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो आदमी कह रहा है 6 है तो सच में 6 आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो E1, E2 ले लिया, A ले लिया। चलिए अब E1, E2 की प्रोबेबिलिटी निकालो। PE1 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस में, 1/6 होती है। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डाइस में 5 ऐसे आउटकम्स होते हैं जिसमें 6 नहीं रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कुछ आ जाए तो 6 नहीं है, तो 5/6। अच्छा, फिर A/E1, E1 मतलब क्या है, इट्स अ 6 एंड A क्या है, द मैन रिपोर्ट 6, मतलब E1 मतलब कि 6 आया है और A हो रहा है यानी कि आदमी भी 6 ही बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सच में 6 आया है और वो आदमी भी 6 ही बता रहा है, यानी कि वो आदमी सच बोल रहा है। इस कहने का मतलब ये है कि वो आदमी सच बोल रहा है, 6 आया है और 6 ही बता रहा है वो। तो आदमी हमेशा तो वो आदमी हमेशा तो सच बोलता नहीं है, लेकिन सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो यानी कि वो सच बोल रहा है, इसका मतलब इसकी A/E1 होगा 3/4। अच्छा, A/E2 क्या होगा, A/E2 क्या होगा, यानी वो आदमी सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि E2 हुआ है, इट्स नॉट अ 6, 6 नहीं आया, लेकिन तब भी वो झूठ बोल रहा है कि 6 आया है। तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 3/4 यानी कि 1/4। तो ये सब कुछ आ गया, हमारा पूरा सामान रेडी है बेस थ्योरम के लिए, और उसमें वैल्यू रख देते हैं। तो PE1 कितना है, PE1 कितना है 1/6, PA/E1 कितना है, PA/E1 है 3/4 अपॉन 1/6, 3/4
अब कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन बचा है बच्चों, वैल्यू पुट करके। PE2 कितना है 5/6 और A/E2 कितना है 1/4। चलो अब ऐसा करते हैं, ये जो 4 है कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या होगा 3/6 यानी कि 1/2, तो ऊपर में बचेगा 1/2 और यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे 4 तो चला गया 5/6, तो ये आएगा 1/2 प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 1/2 अपॉन 5/6, 6 एलसीएम, 6 एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 3 + 5 8/6, 8/6 यानी कि होता है 4/3, तो 1/2 इंटू 3/4 यानी कि 3/8। तो 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि वो आदमी जो कह रहा है कि 6 है और सच में उस समय 6 आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, यानी कि आधे से भी कम है। इतना झूठा इंसान है कि अगर वो 6 बोलता है तो ज़रूरी नहीं है कि 6 आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो बच्चों बेस थ्योरम का ये था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन कुछ कोई भी आए। केस बेस्ड स्टडी में भी बेस थ्योरम या देखा गया है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो केस बेस्ड स्टडी भी आया था। तो अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि किसी भी टाइप का वो क्वेश्चन पूछें आप उसे सॉल्व कर पाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये था प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट वीडियो।